हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग केवीएस 2025 में जो एग्जाम होना है उसको टारगेट करते हुए जो पीवाईक्यूज हैं उसे डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोग हिंदी भाषा के जो पीवाईक्यूज हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने लगभग पीछे 2011 तक जो भी क्वेश्चंस थे उन्हें ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम देखेंगे 2023 में जो एग्जाम हुआ है, यानी कि लेटेस्ट पैटर्न क्या है, उस पैटर्न के हिसाब से जो एग्जाम हुआ है उसको देखने वाले हैं। और आज जो है हम लोग जो देख रहे हैं वो 22 फरवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उसको देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं और साथ में जब आप इसको पूरा देखेंगे ना तो जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, यानी कि जो पिछली बार एग्जाम हुआ था उसमें सिलेबस चेंज हुआ था और सिलेबस चेंज होने के साथ साथ आप देखेंगे कि हिंदी लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि नंबर जो है क्वेश्चंस के वो भी बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जबकि इसके पहले हमने देखा या तो 15 या तो 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। लेकिन 2023 में जो नया सिलेबस आया उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनकी मात्रा इंक्रीज की गई और अब 30 क्वेश्चंस हिंदी लैंग्वेज से पूछे जाते हैं। तो पूरे टोटल जो है 180 नंबर का क्वेश्चंस मतलब पिछली बार आया था, टोटल 180 नंबर का पेपर आया था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि 30 नंबर तो केवल और केवल हिंदी भाषा के ही थे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मिस नहीं करिएगा। आज इसको आप पूरा देखिए जिससे आपको ना लेटेस्ट ट्रेंड पता चल जाए। बाकी उसके बाद आगे की वीडियो चाहे आप देखें या ना देखें, लेकिन इसे जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बता ही दिया कि कब ये पेपर हुआ था, तो 22 फरवरी 2023 को हुआ था। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसमें आपसे क्या कह रहे हैं कि जो नीचे गद्यांश दिया गया है आप उसे पढ़ें और जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका उत्तर दें। तो अगर आप लोगों को ना पता हो तो हम बता दें कि जो 2023 में एग्जाम हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था। ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम उसका नहीं हुआ था, ऑनलाइन हुआ था। तो एक दिन में तीन शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। 22 से शुरू होकर के लगभग 28 फरवरी तक हुआ था। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको पता ही होगा अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो चलिए देख लेते हैं क्या बातचीत है इसमें, यानी कि कौन सा पैराग्राफ दिया है इन्होंने। कह रहे हैं कि अपने देश में नवीन राष्ट्र के निर्माण का कार्य भी विवेकानंद मतलब जो विवेकानंद जी हैं वो उनके बारे में कह रहे हैं कि वो आरंभ कर गए। व्यक्तियों के समष्टि को राष्ट्र कहते हैं। सच्चे मनुष्यों का निर्माण हुए बिना स्वाधीन और बलवान राष्ट्र का जन्म नहीं हो सकता। फिर कह रहे हैं इसलिए उन्होंने कहा था कि क्या कहा था, मानव निर्माण ही मेरा लक्ष्य है। फिर कह रहे हैं तत्पश्चात सच्चे मनुष्य के निर्माण के लिए उन्होंने किसी वर्ग विशेष की ओर अपनी दृष्टि केंद्रित न करके समग्र समाज की ओर ध्यान दिया। तो अब चूंकि ये वाला जो पैराग्राफ है काफी छोटा सा था तो इसको हमने पहले पैराग्राफ ही पढ़ लिया, वरना मतलब टाइम बचाने के लिए हमें ऐसा मतलब प्रयास करना चाहिए कि हम लोग पहले क्वेश्चंस देख लें उसके बाद पैराग्राफ पढ़ें, तो उससे थोड़ा टाइम बच जाता है। तो चूंकि ये छोटा सा था तो इस वजह से हमने इसको पहले देख लिया। अब हम देखेंगे क्या कुछ क्वेश्चंस इससे बने हुए हैं। कह रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के जो जीवन का लक्ष्य था वो क्या था। अभी हमने पैराग्राफ में देखा कि वो क्या बनाना चाहते थे, तो वो मानव निर्माण, अभी हमने देखा ना, यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि मानव निर्माण ही मेरा लक्ष्य है। ये देखिए ना, उन्होंने कहा कि मानव निर्माण ही मेरा लक्ष्य है और ये पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो इसका उत्तर पहले वाले का क्या हो जाएगा कि स्वामी विवेकानंद के जीवन का लक्ष्य था मानव निर्माण, ऑप्शन बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी यहीं से पूछा गया है, यानी कि पैराग्राफ से ही। कह रहे हैं कि व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि जो व्यक्तियों के समूह हैं उसे राष्ट्र कहा जाता है, ऑप्शन बी। देख लेते हैं कहाँ पे है, तो ये देखिए बताया गया है कहाँ पे कि सच्चे मनुष्य व्यक्तियों के, हाँ ये देखिए, व्यक्तियों के समष्टि को राष्ट्र कहते हैं। अब समष्टि का जिसको अर्थ नहीं पता होगा ना वो फिर समझ ही नहीं पाएगा कि ये क्वेश्चन तो लगता है पैराग्राफ से पूछा ही नहीं गया। तो भैया समष्टि मतलब सारे लोग, यानी कि समूह टाइप का समझ लीजिए। तो वही है व्यक्तियों के समष्टि को क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। और वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं, तो राष्ट्र हो जाएगा। तीसरा कह रहे हैं कि जो विवेकानंद जी थे वो कैसा राष्ट्र चाहते थे। तो हमने देखा था कि वो क्या विस्तृत और स्वतंत्र, नहीं, स्वतंत्र और सामाजिक, तो ऐसा तो नहीं था, सामाजिक और सशक्त, और करें सशक्त और स्वतंत्र। हमने देखा था पैराग्राफ में कि विवेकानंद जी सशक्त और स्वतंत्र राष्ट्र की कल्पना कर रहे थे। यहाँ देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि
सच्चे मनुष्यों का निर्माण हुए बिना स्वाधीन और बलवान राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। यानी कि स्वाधीन भी हो और बलवान भी हो, ऐसे राष्ट्र की कल्पना उनके द्वारा की जा रही थी। यानी कि ना तो परतंत्र हो और ना ही मतलब कि पता चला कि बल ही नहीं है, अब एक बार स्वतंत्र तो हो गए लेकिन उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने की क्षमता ही आप में नहीं है। तो ऐसा राष्ट्र नहीं वो चाह रहे थे। वो जिस राष्ट्र का सपना देख रहे थे उसमें स्वाधीनता भी हो और साथ में राष्ट्र बलवान भी हो। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा ये वाला। अगला देखेंगे हम लोग क्या कह रहे हैं कि विवेकानंद जी ने मानव निर्माण के लिए तो किसको चुना, ये देख लीजिए। कह रहे हैं वर्ग विशेष को, तो ऐसी बात तो नहीं है। जाति विशेष को तो कोई मतलब की ही बात नहीं है। धर्म विशेष को भी नहीं, उन्होंने समस्त समाज को चुना था। ऑप्शन सी जो है ना वो इसका उत्तर हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे एक पैराग्राफ से। तो वो 5वां क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि आप बताओ जो समष्टि है इसका विलोम क्या हो जाएगा। अभी हमने देखा था ना कि व्यक्तियों के समष्टि को राष्ट्र कहते हैं, तो वही जो समष्टि शब्द है उसी का आपसे विलोम पूछा जा रहा है। विकल्प देख लीजिए, कह रहे हैं व्यष्टि, एकल, एकाकी या फिर विस्तृत। अगर आप लोगों ने इकोनॉमी पढ़ा होगा ना तो मतलब जो 12th क्लास की इकोनॉमी है हमारे एनसीईआरटी में, उसमें 2 इकोनॉमी, एक तो समष्टि अर्थशास्त्र और एक व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो उससे भी आपको समझ आ सकता है कि समष्टि का जो विलोम होगा वो हो जाएगा व्यष्टि। ठीक, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। संधि विच्छेद से पूछा गया है। कह रहे हैं कि जो उद्धार शब्द है ना इसका संधि विच्छेद है। आप देखिए पिछली बार यानी कि 2023 में जो एग्जाम हुआ है उसमें व्यंजन संधि से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे हमें क्या समझना है, स्वर संधि भी पढ़ना है, व्यंजन संधि भी पढ़ना है। और अभी विसर्ग संधि का तो एको बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया है लेकिन हम उसे छोड़ नहीं सकते। ठीक है तो इसका आपको बताना है कि विच्छेद क्या हो जाएगा, उद प्लस हार या फिर उत प्लस हार या फिर उध प्लस हार या उध और हार। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है ना वो बी वाला हो जाएगा, यानी कि उत प्लस हार मिलकर के हो जाएगा उद्धार। और ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, व्यंजन संधि है। ठीक है, अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। और अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, आपको ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट जो वीडियोस हैं वो मिलती रहेंगी इस चैनल पे। अभी हम लोग हिंदी के PYQs देख रहे हैं, आगे चल के हम इंग्लिश के PYQs देखेंगे, फिर उसके जो मतलब जो SST वाला पोर्सन यानी कि जनरल नॉलेज वाला पोर्सन है उसके भी PYQs देखेंगे। ठीक है, तो हम इसमें प्रयास करेंगे कि सारे सब्जेक्ट के PYQs करवा दें जितना भी एग्जाम में आज तक पूछा गया है। तो अगर आप लोग साथ देंगे तो करवाएंगे ही, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या ही कर सकता है कोई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में ना बहुत सारे लोग धराशायी हो जाएंगे, क्यों, अभी चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है। हमारे पास विकल्प क्या है, सर्प सांप, दूसरा है माथा मस्तक, तीसरा है आश्चर्य अचरज और चौथा है शुष्क सूखा। तो जब आप ऐसे ही मतलब कि पहली नजर में देखेंगे ना तो आपको तो लगेगा यार सारे एक दूसरे के मतलब कि एक तत्सम है एक तद्भव है, फिर इसमें गलत कौन सा है। और ये बात भी सही है, एक साइड मतलब सबके तत्सम लिखे हुए हैं और एक साइड तद्भव भी लिखे हैं, लेकिन हमें जो इसको देखना होगा यानी कि इसका जो उत्तर आएगा वो कैसे निकल के आएगा। कह रहे हैं कि तत्सम तद्भव का असंगत युग्म, यानी कि पहले तत्सम लिखा होगा बाद में उसका तद्भव लिखा होगा। तो ये देखिए पहले वाले में सर्प जो है वो तत्सम शब्द है और सांप तद्भव है, ये तो ठीक है, हमें असंगत चूज करना है। फिर कह रहे हैं माथा और मस्तक, तो आपको समझ आ रहा होगा कि जो माथा है ना ये तद्भव शब्द है, किसका, मस्तक का। तो ये देखिए इसका क्रम गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी वजह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्रम इसमें गलत लिखा हुआ है। पहले इन्हें मस्तक लिखना था यानी कि पहले तत्सम लिखना था बाद में तद्भव, लेकिन इन्होंने क्या किया है, उल्टा कर दिया। तो यही वाला इसका उत्तर होगा। बाकी आश्चर्य का अचरज होता है, सही है। शुष्क का सूखा होगा, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा यानी कि उत्तर जो होगा वो हो जाएगा बी वाला। ठीक है, तो आया ना, मतलब है ना क्वेश्चन हिला डालना टाइप का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे कह रहे हैं कि बताइए बादल का पर्यायवाची कौन सा है। अब इसमें भी बहुत सारे लोगों को एक बार मतलब कि लगेगा कि यार इस तरह से क्वेश्चन कौन पूछता है पर केवी पूछता है। ठीक है, क्यों केवी, क्योंकि केवी कोई ना ऐसा नहीं है कि पास आउट करके ही निकल जाना है, वो आपको जॉब देने वाला है, कोई मतलब कि एजुकेशनल एलिमेंट्री टेस्ट नहीं है, आपको नौकरी देगा, अच्छी खासी पेमेंट देगा, तो इसी हिसाब से वो क्वेश्चन भी अपने लेवल का पूछता है।
कुछ लोग कह रहे थे ना कि बड़ा मतलब जो एग्जाम हुआ है बहुत इजी था, बहुत इजी था, और वो लोग जो बहुत इजी कर रहे थे, पता नहीं उन लोगों ने 180 में 180 लाया था या कम लाया था, राम जाने। हम लोग अपना क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं कि बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विकल्प क्या है? मेघ, पयोधर, वृष्टि या फिर जलज। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मेघ। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो ठीक है। जबकि जो अन्य हैं उन्हें भी देख लेते हैं। पयोधर बोल रहे हैं, तो पय मतलब होता है दूध। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पय शब्द है ना, ये दूध का पर्यायवाची होता है। तो दूध को धारण करने वाला ये होता है पयोधर शब्द। ठीक है, दूध को धारण करने वाला। फिर कह रहे हैं वृष्टि, और वृष्टि मतलब क्या होता है? ये होता है वर्षा। तो जो वर्षा शब्द है यानी कि जो वर्षा है, रेन है, इसका पर्यायवाची है वृष्टि। और जलज तो आप सबको पता ही होगा, जलज को ही पंकज कहते हैं और पंकज को ही कमल कहते हैं। ठीक है, तो ये समानार्थी है किसका? कमल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आप बताओ जो निर्यात शब्द है ना, इसका विलोम क्या होगा? तो निर्यात मतलब होता है बेचना, और बेचने का विलोम क्या हो जाएगा? खरीदना। तो खरीदने को और क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। कह रहे हैं पर्याय बिल्कुल नहीं, आयातित बिल्कुल नहीं। आयात शब्द मतलब ये जो संबंधित आयातित शब्द है ना, ये है उससे संबंधित, लेकिन हमें एग्जैक्ट कौन सा विलोम होगा वो बताना है, क्योंकि वो भी ऑप्शन में दिया है। फिर कह रहे हैं आयात और आगम, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा कि जो निर्यात शब्द है इसका विलोम होता है आयात। ऑप्शन जो 3 है वो ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और ये आ गया है हमारा रेखांकित अंश में बताना है आपको कौन सा कारक है। तो आप लोगों को कारक पढ़ के जाना है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि 2011 से 2018 तक के जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, सब में कारक से क्वेश्चन पूछा गया है। और साथ में 2023 का भी यानी कि लेटेस्ट जो पैटर्न है उसका भी क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है। तो कह रहे हैं कि पेड़ से पत्ते झड़ गए, और जो सा है ना मतलब से है, इसी को अंडरलाइन किया गया है, और आपको बताना है कि इसमें कौन सा कारक है। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि संस्कृत में हमने जब हम लोग 9th-10th में थे तो उसमें एक सेंटेंस रटा हुआ था, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। ठीक है, और ये क्या है? ये है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, और अपादाने पंचमी इसमें है। ठीक है, और फिर वैसे ही इसमें पूछ भी रहे हैं कि ये जो अपादाने पंचमी है ये है क्या एग्जैक्टली? तो ये जो अपादान है ना ये कारक है। ठीक है, तो ये जो से शब्द है ना, इसमें अपादान कारक का जो है यूज हुआ है। अलग होने के अर्थ में से यानी अपादान से जो शब्द है उसका यूज होता है अलग होने के सेंस में। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी वाला यानी कि 3 अपादान। ठीक है, तो अपादान कारक जो है वो इसमें यूज हुआ है। जैसे कि छत से बिल्ली कूदी, तो ये जो बिल्ली जो है छत से कूद कर नीचे आ रही है, यानी कि छत से वो अलग हो रही है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? इसमें भी यही अपादाने पंचमी यानी कि अपादान कारक हो जाएगा। आप लोगों को कारक जरूर पढ़ना चाहिए, पूरा याद रखना चाहिए। उसका जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या हो जाएगा? जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये सब ना खुद से अपना देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में जो पा वर्ण है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने जो उच्चारण स्थान है उसको पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो अभी भी कुछ बना बिगड़ा नहीं है, आपको जरूर इसको पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, तो जो का वर्ग है उसमें कौन सा मतलब कि मतलब उच्चारण स्थान का वर्ग का कौन सा है, चा वर्ग का कौन सा है, तो ये सारी चीजें ना देख लीजिए, अभी समय है। वरना अगर आप लोग कहेंगे तो हम खुद भी अपने इसी चैनल पे इन सारी चीजों को कंप्लीट करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको भैया कहना होगा, क्योंकि आप लोग इसमें थोड़ा इंटरेक्ट कम कर रहे हैं, ये जो वीडियोज हम चला रहे हैं इसमें। तो चलिए, कह रहे हैं कि आप बताओ जो पा वर्ग है ना इसमें कौन सा उच्चारण स्थान है? विकल्प देख लीजिए, दंत्य, ओष्ठ्य और साथ में कंठ या फिर तालव्य। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा पा 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 यानी कि ओष्ठ। ठीक है, ऑप्शन जो 2 वाला है वो ठीक हो जाएगा। तो चलिए लगे हाथ बता ही देते हैं। जैसे हमने देखा है कि टोटल 25 वर्ण और 5 उसको जो है वर्गों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें एक तो का वर्ग आता है, का वर्ग में का से अंगा तक चीजें आ जाती हैं। फिर आता है हमारा चा वर्ग और उसमें चाछा जाझा यहाँ आ जाता है। फिर आता है टा वर्ग, ठीक, टा में फिर टाठा डाढ़ा अड़ा आ जाएगा। फिर आता है हमारा ता वर्ग, ठीक है, इसमें
त, थ, द, ध, न आ जाता है और उसके बाद आ जाता है हमारा पा वर्ग और इसमें जो है क्या आता है तो वही पा, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो इन सारे वर्गों का ना एक उच्चारण स्थान है, यानी कि इस वर्ग के जो भी वर्ण हैं जो मतलब कि लास्ट वाले वर्ण है वो अनुनासिक में आ जाते हैं, तो उन्हें छोड़ करके लगभग सारे एक ही उच्चारण स्थान का यूज होता है। जैसे आप देखेंगे जो का वर्ग है ना उसको हम लोग कंठ से बोलते हैं। ठीक है, तो इसके जो स्वर निकलते हैं वो गले से डायरेक्ट निकलते हैं। आप उसको बोल के देखिए, ना तो वो दांत से टच होंगे और ना ही तो ओष्ठ उसमें टच होगा, डायरेक्ट ऐसे ही निकल आएगा, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा। तो आप इसको बोल करके देखिए तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आती। हम लोग भी हाई स्कूल में जब थे तो हमारे जो टीचर थे, पंडित जी थे, मतलब उस टाइम पे टीचर जी को पंडित जी ज्यादातर लोग बोल दिया करते थे, तो जो टीचर थे ना वो भी ऐसे ही बोल बोल के ही इसको सिखाए थे, तभी से ये सारी चीजें याद भी हैं, वैसे नहीं याद होती हैं। तो जो का वर्ग है आप उसको उच्चारण कीजिए तो आपको समझ आएगा कि हम लोग उसको डायरेक्ट जो ध्वनि निकल रही है वो गले से निकल रही है, ना तो हमारी जीभ कहीं किसी मतलब तालू से ना तो टकरा रही है, ना दांत से टकरा रही है, ना ओठ से, मतलब कि उसका कोई मतलब है, डायरेक्ट अपने गले से ही स्वर निकल रहा है। ठीक है, वैसे ही आप चा वर्ग देख लीजिए। चा वर्ग जो है ये कहाँ से बोला जाता है तो ये भैया इसका उच्चारण स्थान है तालव्य। ठीक, तालव्य। तो आप इसको बोल के देखिए, चा, छा, जा, झा, इया। और अब उसमें आप देखेंगे ना कि दांत के ऊपर साइड जो तालू वाला हिस्सा है हमारे मुंह में, उससे जीभ जा करके वो टकरा रही। आप खुद से उच्चारण करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। फिर जो टा वर्ग है ये कहाँ से बोला जाता है तो ये मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धा, मूर्धा जो है वहां से बोला जाता है। उसको बोल के देखिए, टा, ठा, डा, ढा, ढ़ा। तो जो जीभ है ना वो तालू के एकदम ऊपर जा करके लग रही है। हर इसके जितने भी उच्चारण, सॉरी, इसके जितने भी शब्द हैं, शब्द डैट मीन्स जो भी अक्षर है, जब आप उसको उच्चारित करेंगे तो जो जीभ है ना वो डायरेक्ट ऊंचे जो है तालू पे जा करके टच कर रही। फिर आता है हमारा ता वर्ग, और जो ता वर्ग है वो दंत से बोला जाता है, यानी कि जब आप इसे मतलब कि इसका उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे के सारे वर्णों के उच्चारण करते समय जो जीभ है वो दांत से टकराती है, जैसे ता, था, दा, धा, न। ठीक है, आप खुद से उच्चारित करिए इसको। फिर पा वर्ग आता है, इसको हम लोग ऊंट से बोलते हैं। ठीक है, और आप इसको जब बोलना स्टार्ट करेंगे प, फा, ब, भ, म, तो आप देखेंगे कि दोनों होंठ एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये जो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग है, इनका उच्चारण स्थान याद रखते हैं। आगे अन्य जो मतलब कि हमारे टोटल 52 वर्ण हम लोग पढ़ते हैं ना अपनी हिंदी में, तो वो सारे के कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हम कहीं और से भी यूज करते हैं या दो दो जगह से यूज होता है, तो वो सारे पॉइंट्स भी आपको हम आगे बताते चलेंगे। अभी जो ये वर्ग में था वो हमने आपको बता दिया, तो टोटल 25 वर्णों का हमने बता दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें क्या पूछ रहे हैं, इसमें आपसे कह रहे हैं कि आप बताओ कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है। ठीक है, तो बताना है कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। विकल्प क्या है, मोहन, काशी, यमुना और नदी। तो मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा कि संज्ञा में जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो किसे कहते हैं, तो किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का जो नाम होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, ठीक है, तो मोहन जो है वो किसी एक व्यक्ति के नाम को दिया गया है, इस वजह से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में है। सेम कंडीशन काशी के लिए भी है और यही कंडीशन यमुना नदी के लिए भी। लेकिन जो नदी शब्द है ना भैया, नदी तो कोई से भी नदी हो सकती है, चाहे फिर वो गंगा नदी हो, यमुना हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, गोदावरी हो, नदी तो नदी कोई भी नदी हो सकती, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आता है नदी शब्द। ठीक है, बाकी जो है जो किसी ना किसी व्यक्ति विशेष के नाम है उसे हम लोग देख रहे हैं कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ रहा है, तो ऑप्शन जो इसका सही होगा वो डी वाला हो जाएगा, नदी। टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे गए, 20 क्वेश्चंस तो ग्रामर से पूछे गए हैं, लगभग 10 क्वेश्चंस जो मतलब कि एनसीईआरटी में हिस्ट्री कह रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आजकल तो हिस्ट्री याद आ रहा है। तो एनसीईआरटी में जो हिंदी लैंग्वेज की बुक है जिसका नाम है झिलमिल, उस झिलमिल से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके एक एक चैप्टर से। तो अभी उसको हम लोग देखेंगे, तभी बताएंगे कि हमें आगे करना क्या है सच में, अगर हम लोग उसमें भी मतलब नंबर लाना चाह रहे हैं तो। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है। ठीक है, तो हमें गलत बताना है। कह रहे हैं दया दयालु, फिर ईर्ष्या ईर्ष्यालु, उत्साह उत्साही, ईश्वर ईश्वरत्व। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है डी वाला हो जाएगा, यानी कि ईश्वर और ईश्वरत्व। बाकी जो चीजें हैं, दया, दया जो है ये संज्ञा है और इसका जब विशेषण बनाएंगे तो दयालु हो जाएगा। फिर कह रहे हैं ईर्ष्या, तो ईर्ष्या जो है ये एक संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण हो जाएगा ईर्ष्यालु।
और उत्साह भी संज्ञा है, इसका जब हम लोग विशेषण बनाएंगे तो उत्साही हो जाएगा। जबकि जो ईश्वर है ये तो भैया हमारा मतलब क्या है, ये भी संज्ञा है, और जो ईश्वरत्व है ना ये भी संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला उत्तर इसका हो रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों ही शब्द संज्ञा है, एक तो संज्ञा में हमने देखा, दूसरा हम देख रहे हैं कि वो भाववाचक संज्ञा, यानी कि दोनों ही संज्ञा है। तो ऑप्शन जो डी है वो ठीक हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। कह रहे हैं कि आप बताओ कि निम्नलिखित बहुवचन की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा शब्द का बहुवचन ठीक नहीं बताया गया है। विकल्प बकरी का बकरियां, दूसरा करें पहाड़ी का पहाड़ियां, तीसरा करें गड्ढा का गड्ढे, और चौथा है पक्षी का पक्षियां। तो जो डी वाला है वो गलत हो जाएगा, बाकी सारे पॉइंट सही हैं। पक्षियां क्यों गलत है, क्योंकि पक्षी जो है ना ये अपने आप में जो है बहुवचन शब्द में यूज हो जाता है। ठीक है, यानी कि पक्षी का बहुवचन भी पक्षी ही होता है। ऑप्शन जो है डी वाला ठीक हो जाएगा। कई सारे लोगों को पता नहीं होगा, इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब दिखते हैं ना तो एग्जाम में ना दिमाग काम नहीं करता। घर पे तो एक बार ठीक है टाइम रहता है, हम लोग सोच लेते हैं। एग्जाम में तो टाइम का प्रेशर रहता है कि यार टाइम भी बहुत तेजी से चला जा रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, ऊपर से ऐसे ऐसे जो है विकल्प दिए हुए हैं। तो हम लोग इसी वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि हमें पता हो ना कि एग्जाम में जा करके डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन ना देखने को मिले। इसी वजह से जरूरी भी होता है PYQs देखना। और जो लोग भी 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो हमारी NCERT वाली सीरीज चल रही ना उसके साथ भी जरूर जुड़ें। NCERT हिस्ट्री में अगर कोई भी क्वेश्चन हिस्ट्री में वहाँ पूछा जाएगा तो आप देखेंगे कि 6 से 8 क्लास की जो NCERT है उससे फंस जाएगा। ठीक है, अगर पूछा गया तो, और जाहिर सी बात है कि यहीं से पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि आप बताइए सूरज के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं। आपके पास 5 विकल्प दिए हुए हैं, इन्हीं में से आपको बताना है। कह रहे हैं रवि, सविता, अर्क, हाटक, सतीश। मेरे ख्याल से हाटक आप सबको पता होगा कि ये घोड़े का पर्यायवाची होता है। ठीक है, घोड़ा होता है हाटक मीन्स, और चाहे कुछ पता हो या ना हो लेकिन ये तो पता ही होगा। तो डी वाला जहां जहां हो निकाल दीजिए, केवल एक ही ऑप्शन इससे इलिमिनेट हो रहा है। फिर कह रहे हैं रवि, तो रवि तो होता ही है, सूरज को हम लोग रवि कहते ही हैं, तो ए जहां ना हो इसको भी निकाल दीजिए, ये वाला भी निपट गया। फिर सविता, अर्क और सतीश, इसमें हम देखेंगे कि जो अर्क है ना ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो सी वाला भी हो जाएगा, तो ये वाला भी ऑप्शन निपट गया। तो रवि, सविता और अर्क, ऑप्शन जो 4 है ना वो ठीक हो जाएगा। ये किनके पर्यायवाची हैं, तो ये पर्यायवाची हैं सूरज के। जबकि हाटक मीन्स घोड़ा होता है। सतीश वाला आप मुझे बता दीजिएगा अगर आपको पता हो, तो मुझे अभी नहीं पता है। तो इसका उत्तर जो है ना वो डी वाला यानी कि ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसमें तो एक गड़बड़ा ही गया इतना केयर करने के बाद भी। चलिए देखें, कह रहे हैं कि आपको बताना है निम्नलिखित में से असंगत विलोमानार्थी जो शब्द है वो कौन सा है, यानी कि कौन सा विलोम सही नहीं दिया है। कह रहे हैं फायदा का नुकसान, फिर कह रहे हैं बलवान का मजबूत, ज्यादा का कम और बंद का खुला। मेरे ख्याल से वो जो ऑप्शन बी है ना वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है देखो देखो मैं ही गलत हूँ। क्यों गलत हूँ, क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे के समानार्थी हैं। तो ये देखिए बलवान और मजबूत ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, यानी कि समान अर्थ देते हैं। जबकि अन्य जो ऑप्शंस हैं वो सभी ठीक हैं, वो सभी एक दूसरे के विलोम हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं आपको बताना है स्त्रीलिंग शब्द, और इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होने वाला है। रिक्शा, ऊंट, भैंस या फिर ट्रक। तो साफ साफ दिख रहा है जो भैंस है भैया ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें उसका वाक्य में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो भैंस दूध देती है, समझ में आ रहा है ना कि भैंस दूध देती है, अपने आप में ही मतलब स्त्रीलिंग दिख रहा है, क्रिया उसकी स्त्रीलिंग है। फिर कह रहे हैं आप बताइए किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, नहीं पे ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि सूरजभान आता है, कहाँ से आता है, क्या लेके आता है, इन सबसे कोई मतलब नहीं, तो ये अकर्मक क्रिया है। फिर कह रहे हैं सरोज खाती है, क्या खाती है नहीं बताया गया, तो ये भी अकर्मक क्रिया है। फिर कह रहे हैं राहुल काम करता है और मोहन खाएगा, ये भी अकर्मक है। लेकिन जो राहुल काम करता है ये जो शब्द है ये मतलब ये जो वाक्य है ये भैया सकर्मक है। ठीक है, तो राहुल के द्वारा काम किया जा रहा है, ये जो काम है यही इसका विधेय हो जाएगा, और इसी वजह से यानी कि यही इसका कर्म है, और इसी वजह से ये सकर्मक क्रिया है, यानी कि कर्म के साथ ये वाला सेंटेंस आपको दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। फिर से कारक चिन्ह वाला आ गया है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है। ठीक है, तो अगर आपको जो कारक चिन्ह है वो नहीं पता है तो फिर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। कह रहे हैं कर्ता ने, तो अभी मैंने बताया था कि कर्ता के साथ ने आता है। कर्ता ने कर्म
ओहो ये गलत हो गया भैया, कर्म के मतलब कर्म के साथ के लिए नहीं आता है, करण से, द्वारा, ठीक है। फिर अपादान से, बताया ही था कि अपादाने पंचमी, मतलब अलग होने के शंस में। तो ये सारे पॉइंट सही हैं, बी वाला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्म के लिए नहीं होता है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो कर्म की जो विभक्ति चिन्ह होती है वो होती है हमारा को। क्या होता है? को होता है। तो इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका गलत है, बाकी सारी चीजें सही हैं। 20वां नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं कि मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, वाक्य में रेखांकित शब्द है। इसमें कुछ रेखांकन किया नहीं मैंने लेकिन अभी कर देती हूँ कि जो 8वीं शब्द है ना, इसी में आपको बताना है कि ये कैसा शब्द है। विकल्प देखिए, कह रहे हैं सार्वनामिक विशेषण, तो 8वीं क्या सार्वनामिक विशेषण लग रहा है? नहीं ना। कह रहे हैं संख्यावाचक मतलब विशेषण, तो एकदम सही बात है। 8वीं, 8 जो है वो एक संख्या शब्द है और 8वीं ये संख्यावाची विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन 2 वाला। फिर गुणवाचक नहीं, पुरुषवाचक भी नहीं होगा, ये हो जाएगा बी वाला। अब देखिए जो झिलमिल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी स्टार्टिंग हो रही, ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस हमने ग्रामर से देख लिए। अब जो 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अब जानते हैं जब केवी का एग्जाम देना था तो उस टाइम पे ना पता ही नहीं था कि केवी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेगा, तो डायरेक्ट 10 के 10 नंबर गायब हो गए हम लोगों के। हमने भी दिया था केवी का एग्जाम, अफसोस हो नहीं पाया क्योंकि ये सारी चीजें पूछ ली गई थी। तो 120 नंबर टोटल मेरे बने थे। मैं ओबीसी से बिलोंग करती हूँ, तो 128 नंबर उसकी मेरिट गई थी, तो मेरा हुआ नहीं। अफसोस है मुझे उस बात का, लेकिन उतना भी नहीं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मेरी जिंदगी नहीं है। चलिए देख लेते हैं। कह रहे हैं सचमुच बहुत डरी चूहिया से, चूहिया से सच बहुत डरी मैं, खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में, ठीक है। तो ये एक ना मतलब कि दिया हुआ है पैराग्राफ, एग्जैक्टली ये पोएम से लिया हुआ है। कह रहे हैं कि उपर्युक्त काव्यांश झिलमिल 2 के किस पार्ट से लिया गया। अब आप सोचिए ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए कोई प्रिपेयर ही नहीं था, और जो लोग भैया केवी वगैरह से पढ़े हुए हैं वो लोग तो ठीक है, उन लोगों ने शायद कुछ कर भी लिया हो। हम लोग तो एकदम नए नवेले थे, एकदम से कुछ पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसके लिए अब हम लोगों को प्रिपेयर होकर रहना पड़ेगा, ताकि अब जब क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां फिर ऐसा ना लगे यार कि एकदम नया नया क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि बताइए कि झिलमिल के कौन से पार्ट से ये लिया गया है। पहला क्या है, अधिक बलवान कौन। तो ये सारे जो ऑप्शंस है ना, ये झिलमिल जो है कक्षा 3 से कक्षा 5 की जो पुस्तक है उसी से क्वेश्चन सब बने हुए हैं। तो आपको कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 5 की जो झिलमिल बुक है उसको रीड कर लेना है। और अगर आपके पास नहीं है तो मैंने अपने इसी चैनल पे बनाया हुआ है वीडियो कि कैसे हम लोग एनसीईआरटी की बुक्स को डाउनलोड करते हैं। अगर आप वहां से भी नहीं कर पाते तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरी की पूरी PDF सेंड कर देंगे, वहां से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि मैं इसको नहीं पढ़ाने वाली, क्योंकि एक एक चैप्टर पढ़ाना ये काफी मतलब कि अजीब बात हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि बताइए कौन से पार्ट से लिया गया है। पहला है अधिक बलवान कौन, दूसरा म्याऊ म्याऊ, तीसरा ऊंट चला और चौथा है बुलबुल। तो एक ये ऊंट चला जो है ना वो बहुत अच्छी कविता है, ऊंट चला भाई ऊंट चला, आप उसको पढ़े मजा आएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला, यानी कि म्याऊ म्याऊ, ठीक है। तो ऑप्शन जो 2 है वो इसका सही हो जाएगा, म्याऊ म्याऊ चैप्टर से ये लिया गया है। फिर देखिए कह रहे हैं कि भालू ने खेली फुटबॉल पाठ के आधार पर बताइए भालू ने जामुन के पेड़ पर क्या देखा। अब जाहिर सी बात है अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तभी आपको पता चलेगा कि जामुन के पेड़ पे भालू के द्वारा क्या देखा गया था। कह रहे हैं चिड़िया, गिलहरी, शेर का बच्चा या फिर बंदर का बच्चा। तो बताइए किसको देखा था। तो वहां पे भैया इसने शेर के बच्चे को देखा था, ठीक है। ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 में बताइए बस के नीचे बाघ पाठ के आधार पर बस के अंदर बाघ ने क्या देखा था। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि उसने 2 छोटी लड़कियों को देखा था, ठीक है। ऑप्शन डी वाला। अगले क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं कि मेरी किताब, ठीक है। तो ये पाठ है, पाठ मतलब कि चैप्टर का नाम है मेरी किताब। कह रहे हैं कि उस पाठ के आधार पर बताइए कि माँ ने वीरू को संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा तो वहां वीरू ने क्या देखा, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्ट रहा है एग्जामिनर को कि किसने क्या देखा था ये पूछने में, ठीक है। तो हमारे पास विकल्प क्या है, खेल का सामान, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे कपड़े या फिर पालतू बिल्लियां। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि उसने बहुत सारी किताबें देखी थी, ऑप्शन 2। 25 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि कछुआ, लोमड़ी और तेंदुआ झिलमिल के किस पार्ट से संबंधित पात्र है। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस आप समझ सकते हैं। और 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो हम लोग
पूरी तरह से इसको छोड़ने का तो सोच भी नहीं सकते। 10 नंबर बहुत मायने रखते हैं, हमारा एक एक नंबर बहुत मायने रखता है एग्जाम में, और 10 नंबर तो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए देख लेते हैं। कह रहे हैं कि ये जो पात्र हैं ये किस मतलब पाठ से संबंधित हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं, बहुत हुआ, तितली और कली, दोस्त की मदद, या फिर मीठी सारंगी। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो है वो हो जाएगा दोस्त की मदद। ठीक है, ऑप्शन सी, दोस्त की मदद जो चैप्टर है वहां से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं निम्नलिखित वाक्यों में असंगत युग्म कौन सा है। कह रहे हैं जिस वाहन में 2 पहिए हो उन्हें क्या कहते हैं? दुपहिया। तो बात तो ठीक कह रहे हैं ये। कह रहे हैं सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक, तो ये बात भी सही है। कह रहे हैं जिस झंडे में 3 रंग हो तिरंगा, ये भी ठीक है। हाँ, चौथा कह रहे हैं कि जहां पहुंचना हो उसे कहते हैं गमनीय। तो ऐसा तो नहीं होता ना, जहां हमें पहुंचना होता है उसे हम लोग गंतव्य कहते हैं, गंतव्य स्थान कहते हैं। तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, यही इसका उत्तर होगा। और इसके लिए कौन सा शब्द यूज होगा? वो हो जाएगा गंतव्य, ऑप्शन ये। ठीक है, यही रॉन्ग है इसका। फिर से देखिए आ गया है वहीं से झिलमिल से। कह रहे हैं कि जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शंटिंग कहते हैं। कल को पूछ लेगा कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस चैप्टर के आधार पे बताओ। तो याद रखना भैया, ये सारी जो मतलब क्रिया है ना उसे शंटिंग कहते हैं। कह रहे हैं कि प्रस्तुत गद्यांश झिलमिल के किस पाठ से लिया गया है। मतलब कैसे हम लोग इसको करेंगे, हम तो यही सोच के थोड़ा मतलब सदमे में रह जाते हैं कि कैसे एक एक चीजों को याद रखा जाएगा। और ये पुस्तक ऐसा तो है नहीं कि 1-2 चैप्टर हैं, मोटी मतलब कई सारे चैप्टर्स हैं और ये लोग कहीं से भी क्वेश्चंस बना लेंगे। तो भैया देखना तो पड़ेगा ही, देख लीजिएगा अपना। कह रहे हैं कि जैसा सवाल वैसा जवाब, बिल्कुल नहीं। पापा जब बच्चे थे, एकदम यही मतलब इसका जो है उत्तर वह हो जाएगा। कह रहे हैं किरमिच की गेंद, बिल्कुल नहीं। और एक साथ 3 सुख, ये भी नहीं होगा। बी वाला ठीक है कि पापा जब बच्चे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर का। कह रहे हैं धनी, बिंदा और अम्मा किस पाठ के चरित्र हैं? अभी जैसे इस टाइप का क्वेश्चन और देखा था ना कि ये 3 लोग कहाँ के चरित्र हैं। कह रहे हैं स्वतंत्रता की ओर, थप रोटी थप दाल, फिर पढ़क्कू की सूझ और दान का हिसाब। भैया ये ना बी वाला है कि सॉरी बी नहीं है जी, 1 वाला है, स्वतंत्रता की ओर से लिया गया है। 29 देख लीजिए। कह रहे हैं कि जो राख की रस्सी है ये किन की रचना है? अब ये सब भी हमें देखना पड़ेगा कि ये जो राख की रस्सी है ना वो किस प्रकार की रचना है एग्जैक्टली। कह रहे हैं चीनी लोकगीत है, नहीं। लद्दाख की कहानी है, तिब्बत से संबंधित लोक कथा, या फिर चीनी लोक कथा। ये ना तिब्बत से संबंधित लोक कथा है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि राख की रस्सी में क्या कुछ पॉइंट्स हैं। तिब्बत से संबंधित ये एक लोक कथा है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आता हुआ आप लोगों के सामने, ठीक है। तो ये भी वहीं से लिया गया है, झिलमिल से। और ये एक चैप्टर है चिट्ठी का सफर, बड़ा मस्त चैप्टर है। मैंने बाद में फिर उसको पढ़ा था बाद में लेकिन आप भी उसको पढ़ें। कह रहे हैं कि जो चिट्ठी का सफर है पाठ से आपको क्या पता चलता है? हमारे विकल्प क्या हैं? अतीत और वर्तमान के संदेश वाहकों की झलकियां मिलती हैं। दूसरा कह रहे हैं संदेश वाहकों के जीवन के बारे में पता चलता है। तीसरा कह रहे हैं संदेश पहुंचाने में लगने वाले श्रम की व्यर्थता उजागर होती है। और चौथा कह रहे हैं चिट्ठी के बारे में अनावश्यक बातों से परिचय होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, अतीत और वर्तमान के संदेश वाहकों की झलकियां मिलती हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर 1 हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जिनको हम लोग मतलब कि थोड़ा बहुत अपना कॉमन सेंस लगा के कर सकते थे। बाकी जो चरित्र में हमसे पूछ लिया गया है कि मतलब ये 3 चरित्र किस चैप्टर से बिलोंग करते हैं, या इस व्यक्ति ने वहां जाकर के क्या देखा, ये सब तो हम लोगों को जब बुक पढ़ेंगे तभी पता चले। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन ना कॉमन सेंस से किया जा सकता था कि चिट्ठी का जो सफर पाठ है उसमें क्या पता चलता है। तो जाहिर सी बात है चिट्ठी के सफर की बात हो रही है, यानी कि चिट्ठी ने कौन सा आज तक सफर किया हुआ है, यानी कि पहले चिट्ठी का जो जमाना था उसमें क्या था, आज क्या है। तो उससे हम लोग ये थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन और जो क्वेश्चन है उसमें तो अंदाजा भी लगाना बेवकूफ़ी टाइप का हो जाएगा। तो इसका उत्तर ये वाला हो जाएगा। तो ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। कम से कम जो नए यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं, जो नया यूट्यूब पे आए हैं, उन्हें तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए। जो लोग ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं उन्हें ही आप लोग सपोर्ट करते रहते हैं, हम लोगों पे तो कोई ध्यान ही नहीं है आपका। चलिए फिलहाल के लिए
फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। और हमारी जो एनसीईआरटी हिस्ट्री वाली सीरीज चल रही है उसके साथ जरूर जुड़े। अभी हम लोग उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट कवर कर रहे हैं, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्पेशली जो बीपीएससी टीआरई एग्जाम हो रहा है उसमें वो बहुत काम का चैप्टर है। ठीक है, मतलब बीपीएससी टीआरई में तो एक मतलब पॉइंट ही दिया हुआ है सिलेबस में कि मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला, तो उसको जरूर देख लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।